जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सोस्केलेटन। देखें, ऐसा स्केलेटन जो बॉडी की आउटर साइड पे हो और मसल जिसके इंटरनली अटैच हों। तो बॉडी की आउटर साइड पर जो हार्ड स्केलेटन मौजूद हो और इसके मसल जो हैं वो इंटरनली अटैच हों, अंदर की जाने मसल अटैच हों, तो ऐसे स्केलेटन को हम नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन। जी, ऐसा हार्ड स्केलेटन जो बॉडी की आउटर साइड पे मौजूद हो और मसल उसके अंदर की जानिब अटैच हों, तो ऐसे स्केलेटन को हम नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन है ये इनर्ट है और ये नॉन लिविंग होता है एंड इट इज सक्रीटेड बाय, इसे सक्रीट करती है एक्टोडर्म। तो एनिमल की जो आउटर लेयर है एक्टोडर्म है, वो इस एक्सोस्केलेटन को बनाती है, सक्रीट करती है। अमूमन जो एक्सोस्केलेटन है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर। जो आउटर लेयर है उसे कहते हैं एपिक्यूटिकल, जो इनर लेयर है इट इज कॉल्ड प्रोक्यूटिकल। तो एक्सोस्केलेटन को हम दो लेयर में डिवाइड कर देते हैं, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। अच्छा देखें, ये जो आमतौर पे एपिक्यूटिकल है ये आउटर मोस्ट लेयर है एंड इट इज मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन। जी, ये आउटर लेयर है, बाहर वाली लेयर है, और इसके अंदर मौजूद होते हैं वैक्सी लिपोप्रोटीन। और ये जो वैक्सी लिपोप्रोटीन है ये दो काम करेंगे। पहली बात है कि ये आमतौर पे वाटर प्रूफ होंगे, कि एनिमल से वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी बात है कि ये सर्व करेंगे एज ए बैरियर, ये रुकावट का काम करेंगे टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इन इंसेक्ट्स के अंदर। जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर ये जो एपिक्यूटिकल की लेयर है यानी एक्सोस्केलेटन की जो आउटर लेयर है, ये एक तो आमतौर पे वाटर प्रूफ है यानी एनिमल के अंदर पानी नहीं जा सकता, और दूसरा यह है कि जर्म इनकी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एपिक्यूटिकल। अब देखें, जो इनर लेयर है, जो अंदर वाले लेयर है, इसे हम कहते हैं मेन बल्क ऑफ द एक्सोस्केलेटन। जो ज्यादा ढेर है एक्सोस्केलेटन का वो असल में यही लेयर है जी, प्रोक्यूटिकल। तो प्रोक्यूटिकल जो है ये मेनली कंपोज्ड ऑफ काइटिन। प्रोक्यूटिकल के अंदर सबसे ज्यादा जो मटेरियल पाया जाता है वो आमतौर पे काइटिन है। और इसके अलावा ये एक्सोस्केलेटन जो है या जो प्रोक्यूटिकल लेयर है ये टफ भी होगी, लेदरी भी होगी। जी, ये टफ भी है, लेदरी भी है, चमड़े जैसी भी है। और ये जो एक्सोस्केलेटन है, ये जो एक्सोस्केलेटन की इनर लेयर है जिसमें काइटिन मौजूद है, और काइटिन आप जानते हैं ये पॉलीसेकेराइड है, ये पॉलीसेकेराइड है। लेकिन इस काइटिन के साथ साथ सेवरल काइंड ऑफ प्रोटीन्स, मुख्तलिफ किस्म की यहां आमतौर पे प्रोक्यूटिकल के अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। और एक प्रोसेस होता है स्क्लेरोटाइजेशन। इसमें यह होगा कि डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन की अगर डिपॉजिट हो जाती है
यानी इस प्रोक्यूटिकल के अंदर जो प्रोटीन साथ जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोटाइजेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीनियस मटेरियल। अगर प्रोटीन के मटेरियल जमा हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोटाइजेशन, उसे स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा इस एक्सोस्केलेटन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी जमा हो जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये स्केलेटन मज़ीद हार्ड हो जाएगा और हैवी हो जाएगा। तो बाज़ एनिमल में इसकी वजह से मूवमेंट में भी जी प्रॉब्लम होगा। अब इनकी अगर हम एग्जाम्पल के हवाले से बात करें तो एक्सोस्केलेटन की जो सिंपल एग्जाम्पल है, जो सबसे सादा एग्जाम्पल है, वो है एक्सोस्केलेटन ऑफ द मोलस्क। जी, एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्क्स। देखें जो मोलस्क्स हैं इनको वैसे तो 3 इनकी क्लासेस हैं, लेकिन जो बाइवाल्विया वाले हैं और जो गैस्ट्रोपोडा वाले हैं, तो बाइवाल्विया वाले ऐसे मोलस्क्स हैं जिनके शेल के 2 हिस्से होते हैं। जी, इनका शेल जो है हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 हिस्से होंगे, जैसे आप सिपियां वगैरह देखते हैं। इसी तरह जो गैस्ट्रोपोडा वाले हैं इनका जो शेल है ये कॉइल्ड होता है, ये बल खाए होता है, जैसे आप स्नेल वगैरह देखते हैं। तो जो इक्वेटिक स्नेल हैं या जो बाइवाल्विया वाले आमतौर पे मोलस्क्स हैं, क्योंकि ये आमतौर पे पानी के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनके जो एक्सोस्केलेटन है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है हैविंग क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनके स्केलेटन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मौजूद होते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट से ये होगा कि एनिमल को मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन मूवमेंट में आमतौर पे इन्हें ये रोकेगा, कम मूवमेंट होगी, स्लो मूवमेंट होगी। इसलिए हम देखते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल स्नेल्स हैं, टेरेस्ट्रियल मोलस्क्स हैं, उन्होंने अपने एक्सोस्केलेटन में इस तरह मॉडिफिकेशन की है कि बजाय ये हार्ड या हैवी मिनरल्स को जमा करने के, उन्होंने अपने एक्सोस्केलेटन को लाइट इन वेट बनाया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ मुख्तलिफ किस्म के हैवी मिनरल्स, हार्ड मिनरल्स, ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मौजूद नहीं होंगे, ताकि उनका स्केलेटन जो है वज़न में कम रहे, मच लाइटर हो। अच्छा, अब इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है मोलस्क सा, ये ग्रो करता है इन साइज विद द व्हेन एनिमल ग्रो। देखें, जब एनिमल ग्रो करता है तो इनका एक्सोस्केलेटन भी साइज बड़ा करता जाता है। इसलिए आपने ये जो सिपियां वगैरह देखें तो इनके ऊपर ये देखें लाइंस होती हैं, तो ये जो लाइन है ये इनके ग्रोथ रिंग हैं, ये इनके एनुअल रिंग हैं। तो हम इनकी लाइन को काउंट करके उनकी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह जो स्नेल हैं उनकी भी आप देखते हैं कि ऐसे शेल जी कॉइल्ड है, तो हम इनकी जो लाइंस हैं उनको काउंट करके हम इनकी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्यों कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है ये बॉडी के साइज के साथ साथ ये बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो मोलस्क्स हैं इनके बॉडी के बाहर तो ये एक्सोस्केलेटन है, लेकिन जो अंदर बॉडी का सॉफ्ट पार्ट मौजूद है वहाँ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। तो मोलस्क के बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, और जो आमतौर पे आउटर हार्ड पार्ट है, शेल है आउटर, वो एग्जाम्पल है एक्सोस्केलेटन की। अब देखें जो मोस्ट
कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है एक्सोस्केलेटन की, वो हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन जो है इन आर्थ्रोपोड्स। देखें एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है उसके लिए एनिमल ने मुख्तलिफ किस्म की अडाप्टेशन करनी होती हैं, क्योंकि जो आर्थ्रोपोड है उनका एक्सोस्केलेटन मोलस्क से की एक्सोस्केलेटन के बरक्स साइज में बड़ा नहीं होता, तो इसलिए ये रुकावट होता है उन एनिमल के साइज के बढ़ने में। तो इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की अडाप्टेशन करनी होती हैं और ताकि वो इस एक्सोस्केलेटन के साथ ज़िंदा रह सकें। अब हमने देखना है कि उनका एक्सोस्केलेटन में क्या अडाप्टेशन है। पहली बात है कि उनका जो एक्सोस्केलेटन है ये इन्वेजिनेशन बनाता है, ये अंदर की जानिब ऐसे उभार बनाता है। और ये जो इन्वेजिनेशंस हैं ये दो किस्म के हैं जी, इन्हें रिजेस एंड बार्स नाम देते हैं। तो ये जो इन्वेजिनेशन है यानी रिजेस और बार्स हैं, ये साइट हैं फॉर मसल अटैचमेंट। अब इनसे मसल की अटैचमेंट होती है, तो मसल की अटैचमेंट जी किन से होती है? बार्स और रिजेस से, जो एक्सोस्केलेटन के अंदर की जानिब उभार हैं, इन्वेजिनेशंस हैं। इसी तरह हम बात करें कि ये जो एक्सोस्केलेटन है उसकी दूसरी अडाप्टेशन ये है कि इसके अंदर जॉइंट्स मौजूद होते हैं जी, जोड़ मौजूद होंगे, जॉइंट्स मौजूद होंगे। जब एक्सोस्केलेटन के अंदर देखें जॉइंट्स मौजूद होंगे, जोड़ मौजूद होंगे, तो इसकी वजह से एनिमल की जो मूवमेंट है वो इजी हो जाती है जी। इससे ये होगा कि एनिमल की जो मूवमेंट है वो इजी हो जाती है। अच्छा, ये जो एक्सोस्केलेटन है जो जॉइंट पर मौजूद होगा वो थिन होगा जी, वहाँ पे पतला होगा जी, वो आमतौर पे फ्लेक्सिबल होगा। तो जॉइंट पर एक्सोस्केलेटन देखें थिन है, फ्लेक्सिबल है एंड सॉफ्ट है, यानी नरम है, लचक वाला है, पतला है। और यही चीज़ें, यही करैक्टर जी उनकी मूवमेंट के लिए उन्हें हेल्प करेंगे। तो जी एक्सोस्केलेटन जो है आर्थ्रोपोड का दूसरी अडाप्टेशन ये थी कि जॉइंट्स रखता है, जोड़ रखता है, और जहाँ जॉइंट्स मौजूद होते हैं ये वहाँ ये एक्सोस्केलेटन थिन है, फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, और इनकी वजह से एनिमल की जो आमतौर पे मूवमेंट है वो इजी होती है। और तीसरी जो इसकी अडाप्टेशन है, मॉडिफिकेशन है, कि ये एक्सोस्केलेटन आमतौर पे सेंसरी रिसेप्टर्स बनाता है जी। एक्सोस्केलेटन फॉर्म द सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी ये सेंस को वसूल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों को वसूल करते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलाई है उनको रिसीव करते हैं। तो जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये आमतौर पे दो किस्म के यहाँ मौजूद होते हैं। इन सेंसरी रिसेप्टर्स को हम कॉल्ड सेंसिला, इन्हें सेंसिला कहते हैं जी। मैं कह रहा था ये दो किस्म के हैं जी, एक ब्रिसल्स की शक्ल मौजूद हैं, ये जो आमतौर पे इंसेक्ट होते हैं उनके आगे जो मूछें होती हैं ये आमतौर पे ब्रिसल्स हैं, ये ब्रिसल की शक्ल मौजूद हैं जिन्हें आप कांटे कह लें। और लेंस की शक्ल मौजूद हैं जो आईज के अंदर मौजूद हैं। तो ये लेंस और ब्रिसल जो हैं इन्हें हम सेंसिला कहते हैं। जो सेंसिला हैं ये असल में क्या हैं? ये सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। अब इसकी चौथी अडाप्टेशन ये है कि ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि इसकी जो एक्सोस्केलेटन है उनमें पोर्स पाए जाते हैं, सुराख पाए जाते हैं, स्पाइरिकल्स, और ये स्पाइरिकल जो है ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब देखना ये है कि ये जो आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन है ये आर्थ्रोपोड के लिए क्या काम करता है। देखें, एक तो ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन वाला काम करता है
कि उन्हें एनिमीज से, दुश्मनों से जी प्रोटेक्ट करेगा, हिफाजत देगा, क्योंकि हार्ड होता है तो इससे एनिमल जो हैं, जो खाने वाले प्रेडेटर हैं, वो आमतौर पे इन्हें खा नहीं सकेंगे। तो ये एक्सोस्केलेटन जो है उन्हें प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा ये है कि ये आमतौर पे एनिमल पाए जाते हैं रफ किस्म के एनवायरनमेंट में। तो ये रफ एनवायरनमेंट में ये एनिमल को जी आमतौर पे हेल्प करेगा प्रोटेक्शन फ्रॉम द ड्राइंग, यानी एनिमल को खुश्क होने से, ड्राई होने से, या मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि वाटर लॉस से ये प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये जो एक्सोस्केलेटन है ये इंसेक्ट्स को जी एनिमीज से प्रोटेक्शन देगा। और दूसरा ये है कि उन्हें आमतौर पे रफ एनवायरनमेंट में जो वाटर लॉस होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। तो एनिमल ड्राई नहीं होता, ड्राइंग से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि इसके फ़ायदों के साथ साथ इसके फ़ायदे जो हैं उनके साथ साथ ये नुकसान भी है कि एक डिसएडवांटेज भी है। वो यही है कि ये एनिमल तो बड़े होते हैं लेकिन उनका ये एक्सोस्केलेटन जो है ये साइज़ में बड़ा नहीं होता। इसलिए अगर एनिमल ने साइज़ में बड़ा होना होता है तो अपने पुराने एक्सोस्केलेटन को ये फेंक देते हैं, शेड कर देते हैं, और फिर बड़े साइज़ का न्यू एक्सोस्केलेटन ये खुद बना लेते हैं, सक्रीट करते हैं। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मोल्टिंग। जी मोल्टिंग। मोल्टिंग को हम और नाम देते हैं एक्डाइसिस। तो मोल्टिंग और एक्डाइसिस, जी मोल्टिंग और एक्डाइसिस, जी ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जी शेडिंग ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन, कि जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है उसको गिरा दिया जाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन, और न्यू एक्सोस्केलेटन जो है उसको बना लिया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मोल्टिंग और एक्डाइसिस। अब ये मोल्टिंग या एक्डाइसिस को जी दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा जी हार्मोनल सिस्टम। और ये जो हार्मोन है एक एक्डाइसोन, तो ये ऐसा हार्मोन है जो इन्वॉल्व है एक्डाइसिस में या मोल्टिंग में। तो एक्डाइसिस और मोल्टिंग इज कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन दैट इज कॉल्ड द एक्डाइसोन। अब देखना ये है कि ये जो आम तौर पे पीरियाडिकली एक्डाइसिस करते हैं कि जब तक ये बड़े हो रहे होते हैं अपने एक्सोस्केलेटन को फेंकते जाते हैं और नया बनाते रहते हैं, तो ये आम तौर पे 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो देखें भी स्टेजेस ऑफ मोल्टिंग या एक्डाइसिस। तो एक्डाइसिस की स्टेजेस क्या हैं? पहली ये बात है कि ये जो एक्सोस्केलेटन है ये आमतौर पे नीचे अटैच होता है। देखें इसके आउटर लेयर आपको याद होगा जी एपिक्यूटिकल, इसका नीचे वाला जो मेन बल्क है, ज़्यादा हिस्सा है जी वो प्रोक्यूटिकल है, और ये नीचे एक लेयर होती है उसे कहते हैं एंडोक्यूटिकल, और एंडोक्यूटिकल उसे अटैच करती है हैपोडर्मस से, जी हैपोडर्मस से। अब होता यह है कि हैपोडर्मस के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, हैपोडर्मल ग्लैंड्स, हैपोडर्मल जो ग्लैंड्स हैं उनसे खारिज होंगे इंजाइम्स, और ये जो इंजाइम्स हैं ये डाइजेस्ट कर देते हैं जी एंडोक्यूटिकल को, जी एंडोक्यूटिकल को ये डाइजेस्ट कर देंगे। तो हैपोडर्मल ग्लैंड ने जो इंजाइम खारिज करने हैं इससे एंडोक्यूटिकल डाइजेस्ट हो जाएगी। अब देखें दूसरे स्टेप में जब ये एंडोक्यूटिकल डाइजेस्ट हो गई तो इसका मतलब है फिर प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल, यानी फिर जो एक्सोस्केलेटन है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन की यही 2 लेयर हैं एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल, तो अब एक्सोक्यूटिकल या एक्सोस्केलेटन जो है ये फ्री हो जाएगा। कहाँ से? यानी हैपोडर्मस से। यानी एक्सोस्केलेटन और हैपोडर्मस एक दूसरे से अलग हो गए। ये देखें हैपोडर्मस एक दूसरे से अलग हो गए। क्यों?
कि इनको जो अटैच करने वाली एंडोक्यूटिकल थी वो डाइजेस्ट हो गई। तो हेपोडर्मल ग्लैंड से जो एंजाइम आएंगे उन्होंने एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करना है, और एंडोक्यूटिकल जब डाइजेस्ट हो जाएगी तो एपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल हेपोडर्मस से अलग हो गए। और जब ये अलग हो जाएंगे तो फिर इसके बाद न्यू एक्सोस्केलेटन को सिक्रीट किया जाएगा। तो जी सिक्रीशन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन यानी एपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल या एंड प्रोक्यूटिकल, तो एपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल की नई लेयर बनाना शुरू की जाएगी। और जब एपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल की न्यू जो आमतौर पे लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी तो फिर ओल्ड एक्सोस्केलेटन को स्प्लिट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, और उनके अंदर पोर्स डेवलप कर दिए जाएंगे ताकि वो टुकड़ों की शक्ल में वो गिर जाए। और आखिरी बात ये होगी कि फिर जो न्यू एक्सोस्केलेटन है उसको हार्ड किया जाता है, उसे सख्त बनाया जाता है, उसकी स्क्लेरोटाइजेशन की जाएगी, या अगर स्क्लेरोटाइजेशन नहीं की जाएगी तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जमा कर दिए जाएंगे। तो इन कैल्शियम कार्बोनेट के जमा होने की वजह से या स्क्लेरोटाइजेशन की वजह से यानी प्रोटीनियस मटेरियल के जमा होने की वजह से ये जो एक्सोस्केलेटन है, जो न्यू लेयर बनी है, ये एक तो साइज में बड़ा होगा, दूसरा ये होगा कि ये हार्ड हो जाएगा। फिर वही एनिमल को प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट द हार्ड एनवायरनमेंट, हार्श एनवायरनमेंट, अगेंस्ट द एनिमीज। और जब ये आमतौर पे इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं या स्क्लेरोटाइजेशन कर रहे होते हैं, अपने एक्सोस्केलेटन को हार्ड कर रहे होते हैं, तो तब ये एनिमल छुपे होते हैं, सामने नहीं होते। क्योंकि जब इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन इतना सख्त नहीं होता तो ये वल्नरेबल होते हैं टू प्रेडेटर, यानी ये शिकारियों के लिए आसान शिकार होते हैं। तो इसलिए ये फिर इस हालत में जब इनकी स्क्लेरोटाइजेशन अभी मुकम्मल नहीं है तो ये एनिमल बाहर नहीं होते, छुपे होंगे ताकि अपने एनिमीज से इनको प्रोटेक्शन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।